अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनम शेख। इस हफ्ते के अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे जिसमें नवाज शरीफ की वालदा का इंतकाल है। इसके अलावा मंजूर अली खान को दिया गया मरियम नवाज का वो इंटरव्यू जिसमें वो अपनी ही जालसाजियों को खुद ही बेनकाब कर रही हैं। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेशावर के, जो इस वक्त पेशावर में पीटीएम का लेटेस्ट जलसा हुआ है उससे। तो शुरुआत करते हैं नाकाम तरीन जलसे से, जो कि एक फ्लॉप शो था पीटीएम की 11 जमातों का। अगर आपको नाकामियों, नाअहलियों और नालायकियों की जिंदा तस्वीर देखनी हो तो आप पीटीएम यानी पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट के जलसे देख लें, जहां आपको मुनाफिकत, ढोंग और ड्रामे पेश किए जाएंगे, जालसाजी और झूठ के बाजार गर्म किए जाएंगे और तो और खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। आज हम पीटीएम पेशावर जलसे का पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक करके इनकी मुनाफिकत को बेनकाब करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली मुनाफिकत की। इस वक्त बात करते हैं ये कौम के दुख की, कौम के दर्द की, लेकिन इस कड़े वक्त में जब कोरोना की दूसरी लहर चल निकली है, जो कि पहली लहर से कई ज़्यादा ख़तरनाक है, इस कड़े वक्त में ये लोगों को इकट्ठा करके जलसे और जुलूस करके लोगों को जान से मारने के प्लान्स तश्कील दिए जा रहे हैं। जबकि अपने ही बिलावल की बहन बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी पर कोरोना टेस्ट कराकर रिपोर्ट्स जमा करके ये कंफर्म करके कि आपको कोरोना नहीं है, तब ही शादी में शिरकत की इजाज़त दी जाएगी। तो पहली मुनाफिकत तो ये आपके सामने पकड़ी गई कि अपना कितना एहसास है और लोगों का कितना एहसास है। इसी के साथ एक मिसाल और ले लीजिए और ये देखिए कि अपने मुंह से क्या कह रहे हैं। जी, कमर ज़मान कायरा साहब फरमा रहे हैं कि अगर हमें इस हुकूमत को गिराने के लिए चंद जानों की कुर्बानी भी देनी पड़े, जो कि आवाम की होगी, तो हमें कोई मसला नहीं है, हम खुशी से कुर्बान कर देंगे। आप ही खुद सुन लीजिए। लोग इकट्ठे होते हैं जलसों में, लोग तो बाजारों में भी इकट्ठे होते हैं, लोग तो हर जगह क्राउड हो रहे। वो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स तो नहीं है ना, 10-10, 20-20, 50,000 लोग तो नहीं है। मेरी गुजारिश सुन ले मालिक, मेरी गुजारिश सुन ले। और दूसरी बात यह है कि ये एक आगे पॉलिटिकल आर्गूमेंट, हम समझ रहे हैं कि हुकूमत का जल्द चला जाना जरूरी है। ये भी एक कोरोना है, इसका जितनी जल्दी मुमकिन हो खात्मा हो जाना चाहिए। और उसके लिए अगर ये भी कुर्बानी है तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की पार्टियों ने भी तो अपना रोल तय करना है। आप ये कह रहे हैं कायर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए अगर 100, 200, 300 लोग कोरोना से मर जाएं तो वो एक जायज प्राइस है, ये कुर्बानी आप कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जो मैं कह रहा हूँ वो अगर मुझे कह लेने दें सर, दिलों के भेद अल्लाह जानता है। दिल्ली ने कब से जानने शुरू कर दिए। तो आपकी बातों से लगा जी। नहीं, बातों से नहीं लगा। आप इनका भी यही ख्याल था और मेरा भी। आपके चले जी, आप बात करें। वो लोग, आपके पास बड़ी दुआएं हैं, आपकी बड़ी दुआइयां हैं, आप दिलों के भेद जानने लगे हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि मालिक साहब, अच्छा रवैया यकीनन वो होता कि गवर्नमेंट अच्छे रवैये को लीड करती है। अपोजिशन से कभी तवक्को की है? मैं मोहम्मद मालिक से पूछता हूँ, आज तक क्या आपके ख्याल में अपोजिशन ने दुनिया के किसी जमहूरी मुल्कों में उन्होंने लीड लिया है या गवर्नमेंट ने लीड लेनी होती है? यहाँ हम मुख्तलिफ मामला में लीड लेकर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं मानती। उस तरफ कहते हुए आप जरा हल्का हाथ रखते हुए हमें बराबर खिला लेते हैं। तो आप खुद ही समझदार हैं कि जो कमर ज़मान कायरा साहब फरमा रहे हैं, जो कहते साथ वो खुद मुकर गए, इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। अब अगली मुनाफिकत मैं आपको नफीसा शाह साहिबा के मुंह से सुनवाती हूँ, जो कि पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल समझी जाती हैं। आप खुद ही सुन लीजिए कि वो क्या कह रही हैं। फैक्ट्रीज मौजूद होती हैं। मैं नफीसा शाह साहिबा को याद कराना चाहता हूँ, सिंध में इनकी हुकूमत है, 5 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है इन पे। कुछ खुदा का खौफ करे और उन पे रहम करेंगे। जलसा नहीं हो रहा है, सुन ले जरा, यही बैड आर्ग्यूमेंट। व्हाट एन आर्ग्यूमेंट दैट इज कि हम अपने सूबे में थोड़ी कर रहे हैं, ये तो पंजाब में हो रहा है, पंजाबी मरेगा, सिंधी थोड़ी मरेगा। सूबों के चीफ सेक्रेटरी तो नफीसा शाह साहिबा फरमा रही हैं कि हम अपने सूबे के लोग थोड़े कत्ल कर रहे हैं, हम तो दूसरे सूबों के लोगों को मार रहे हैं। फिर हम तो यही कहेंगे कि आपके मुंह से पाकिस्तान का दर्द ज़रा भी अच्छा। तो मैंने आपको दिखाई है मुनाफिकत की पहली मिसाल। अब आप दूसरी मिसाल देख लीजिए कि कोयटा में थ्रेट अलर्ट्स के बावजूद इन्होंने जलसे किए, वहाँ पर धमाका हुआ, वहाँ पर लोग शहीद हुए, लेकिन जब पेशावर में आए तब भी इनको
तसल्ली नहीं हुई। थ्रेट अलर्ट्स के बावजूद इन्होंने पेशावर का जलसा भी मनसूख नहीं किया। यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके दिल में आम लोगों का कितना दर्द बसा है। लेकिन ये तो शुक्र है पेशावर के बाशऊर अवाम का, जिन्होंने इनके जलसे को फ्लॉप शो बना दिया और जलसा रिजेक्टेड का नारा लगा दिया। चलते हैं अगली मुनाफिकत की तरफ। बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमा रहे हैं, ये सुनिए। ऑपरेशन में तबाह हुए उनको हम फिर से बनाएंगे, उन खानदानों को हम कॉम्पनसेशन देंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हम पख्तूनख्वा के बजट में कटौती करते हैं, फाटा के बजट में कटौती करते हैं। जी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि केपीके और फाटा के बजट में कटौती की जाती है। बिलावल साहब, क्या आप जानते हैं कि कटौती क्यों की जाती है? हम आपको बताते हैं कि क्यों की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि आपने सिंध हुकूमत ने NSC अवार्ड का 3% हिस्सा हर साल केपीके में फाटा के इजला के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए देना होता है, लेकिन आपने 2 सालों में 1 रुपया भी नहीं दिया। इसलिए केपीके फाटा के बजट में कटौती की जाती है। जबकि चीफ मिनिस्टर केपीके महमूद खान ने कबायली इजला के लिए रिकॉर्ड काम करवाया है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में फाटा में इलेक्शंस करवाए गए हैं और उन्हें असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दी गई है। वहाँ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है। 40 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट दिया गया है और सिर्फ इसी महीने वहाँ पे 6 अस्पताल बनाए गए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपके अपने सूबे सिंध में, जहां आपकी सदियों से हुक्मरानी रही है, आपने वहां पे आपके अस्पतालों के, आपकी सड़कों के, आपके पानी तक वहां पे मुहैया नहीं किया जाता पीने के लिए आम लोगों को। तबाही वहां पर हर जगह नज़र आती है। आपका सूबा तबाह हो चुका है, लेकिन आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात ही सुनने के लिए मिलते हैं। एक नज़र ज़रा अपने सूबे पर भी डाल लीजिए कि आपने वहाँ पे काम कितना और क्या करवाया है। बिलावल की तकरीर पर हम बाद में बात करते हैं। अब आपको मौलाना फजलुर रहमान की मुनाफिकत दिखाते हैं। एक तरफ मौलाना साहब असूली सियासत की बातें करते हैं, एक तरफ वो आइन और कानून की पासदारी की बातें करते हैं, लेकिन वही मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं फौज के सिपा सालार से कि आप आइन तोड़ दीजिए, आइन शिकनी की दावत देते हैं, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने पर उकसाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि अगर आप इस हुकूमत का साथ छोड़ दें, आप इस हुकूमत के साथ तसादुम इख्तियार कर लें, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और ये कह दें कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं हैं। फ़ौज के सिपा सालार से कहा जा रहा है कि अगर आप आके ये कह दें कि आप इस हुकूमत के हुक्म को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो हम और आप भाई भाई हैं। वाह, क्या बात है मौलाना साहब की असूली सियासत की। एक और बयान में मौलाना फजलुर रहमान फरमा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को उजलत में सूबे का दर्जा दिया जा रहा है। अगर आप सूबे की आवाम से पूछें, गिलगित बल्तिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं इस फैसले पर, लेकिन मौलाना साहब सफ़े मातम बिछा रहे हैं इस फैसले पर। आप मौलाना फजलुर रहमान की ये असूली सियासत देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनका इक़्तिदार के सिवा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। इनसे इस बात की तवक्को भी की जा सकती है, क्योंकि ये वही मौलाना फजलुर रहमान हैं जो कहते हैं कि मेरे लिए करप्शन इतना बड़ा मसला नहीं है। तो जी, हम बिल्कुल समझते हैं मौलाना साहब, आपके लिए करप्शन कोई मसला नहीं है, आपके लिए अवाम की मुश्किलात कोई मसला नहीं है। आपके लिए मसला है तो सिर्फ एक कुर्सी, और आपके लिए मसला है तो सिर्फ इक़्तिदार, आपके लिए मसला है तो सिर्फ वजारतें, इसके अलावा आपका और कोई मसला नहीं। अब बात करते हैं मरियम नवाज़ की मुनाफिकत की। मरियम नवाज़ की दादी सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 से 8 बजे के दरमियान फौत हुई और मरियम नवाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 से 4 बजे स्टेज पर खड़े होकर बता रही हैं कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया, लेकिन किसी हुकूमती अरकान ने मुझे इत्तला नहीं दी। हुकूमत में इतनी शर्म नहीं है, हुकूमत बेहिस है कि मुझे बता ही देती। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है इस बात पर कि क्या मरियम नवाज़ को हुकूमत ने इत्तला देनी थी?
क्या ये इमरान खान की दादी पोत हुई है या मरीम नवाज़ की दादी पोत हुई है, जिनको हुकूमती अरकान ने आके ये बताना था कि आपकी दादी का इंतकाल हो गया है। ऐसी खबरें घर से पहुंचाई जाती हैं, ऐसी खबरें आपके ख़ानदान के थ्रू पहुंचाई जाती हैं, किसी हुकूमत की तरफ से इतला नहीं दी जाती है, हर चीज़ पर सियासत नहीं की जाती है। दूसरी बात, स्टेज पर बैठे हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को तो खबर मिल गई, उनकी तरफ से अफसोस का बयान भी जारी कर दिया गया, लेकिन मरीम नवाज़ को इत्तला नहीं मिली। यहाँ पर शकूक व शुबहात और सवालिया निशान ज़रूर खड़े होते हैं। तीसरी बात, मरीम नवाज़ साहिबा फरमा रही हैं कि मैंने अब्बा हजूर को मना कर दिया कि आपको बिल्कुल वापस आने की ज़रूरत नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा, कौन से आपके वालिद साहब ने कल की टिकट कटवाई हुई थी जो अब हमें बता रही हैं कि मैंने मना कर दिया और अब वो वापस नहीं आएंगे? और आखिरी बात कि मरीम नवाज़ साहिबा एक सज़ा याफ्ता मुजरिम होने के बावजूद जलसे और जलूस करती फिर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये फरमाती हैं कि हुकूमत बहुत जालिम है। यकीन मानिए, हुकूमत अगर इतनी जालिम होती तो आपकी ज़बान 10 गज़ लंबी ना होती। इतना ही दर्द होता आप लोगों को अपनी दादी की वफ़ात का, तो एक शख्स तो वहाँ से कब्र में उतारने माँ को आ ही सकता था। शेर बने फिरते हैं, लेकिन डरपोकी का आलम यह है कि माँ को कब्र में उतारने तक ना आ सके। एक काम कीजिए, अपने निशान के साथ सर्कस का शेर लिखवा लीजिए। अब बात कर लेते हैं इनकी तकरीरों की। बिलावल भुट्टो जरदारी एक चालाक बाप के चालाक बेटे हैं जो कि बड़ी ही चालाकी से खेल रहे हैं। वो इस नहज पर नहीं जाते जहाँ से वापसी का कोई इम्कान ना हो, हमेशा यू टर्न के आसपास ही रहते हैं। अगर आप उनकी तकरीरों का जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि वो तनकीद भी कर देंगे और नाम भी नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में कहा कि अब ना तो पिंडी की कोई मर्ज़ी चलेगी और ना ही आप पारा की। बहुत होशियार हैं, जानते हैं कि मरीम नवाज़ नाम लेकर फंस चुकी हैं, इसलिए बिलावल भुट्टो अब किसी सूरत नाम लेकर उस नहज पर नहीं पहुंचना चाहते जहां से वापसी नामुमकिन हो जाए। वो जानते हैं कि मरीम नवाज़ एक बंद गली में खड़ी है जहाँ से वापसी भी नामुमकिन है और उसके आगे रास्ता भी नहीं है, इसलिए बिलावल भुट्टो किसी का नाम नहीं लेते। लेकिन इनकलाबी बनने का शौक़ भी बहुत है, इसलिए शहरों और इलाकों के नाम लेकर शौक़ पूरा कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो मरीम नवाज़ की सियासत ख़त्म करवा कर अगले वज़ीर आज़म बनने की साजिशों में मसरूफ़ हैं, लेकिन मरीम नवाज़ को जब तक ये बात समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अख्तर पिंगल साहब इस वक्त नवाज़ शरीफ के बयानिए को इनकलाबी बयानिया समझकर उस राह पर चल निकले हैं। उन्होंने वही सब इल्ज़ामात लगाए जो इल्ज़ामात नवाज़ शरीफ फ़ौज पर लगाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने का इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाया, उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी फ़ौज पर लगाया, और आज तक जितने भी जनरल्स आए हैं उन सब पर इल्ज़ामात लगाए कि वो ही पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। ये सब इल्ज़ामात ये फ़ौज पर इसलिए नहीं लगा रहे कि इन्हें मुल्क का या कौम का दुख दर्द है, ये इल्ज़ामात इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये फ़ौज को प्रेशराइज़ कर सकें, हुकूमत को प्रेशराइज़ कर सकें और अपने मुतालिबात मनवा सकें। ये वो खैर ख्वाह लोग थे पाकिस्तान के जिनको हम पाकिस्तान के ताकत के ऐवानों में बिठाते रहे आज तक। अब हम अमीर मुकाम की तकरीर का जायज़ा ले लेते हैं। अमीर मुकाम नवाज़ शरीफ, नून लीग और मरीम नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे थे। वोट को इज्जत दो और नवाज़ शरीफ का जो जहरीला बयानिया था इदारों पर इल्ज़ामात लगाने का, उसकी पासदारी करनी थी, लेकिन अमीर मुकाम साहब के मुंह से एक लफ्ज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ नहीं निकला। अब हम इससे क्या समझें? अब हम इससे यही समझ सकते हैं कि उनको भी ये बात समझ आ गई है कि नवाज़ शरीफ ने तो वापस नहीं आना और फंस हमने जाना है। अब आखिरी बात, वो मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते थे, आज सऊदी अरब और इसराइल की बढ़ती हुई कुर्बतें देखकर भी एक लफ्ज़ सऊदी अरब के ख़िलाफ़ नहीं बोले। क्यों? इसलिए क्योंकि सऊदी अरब से जो हलवा आता है वो बंद हो जाएगा। तो ये पड़ी है मौलाना फजलुर रहमान की असूली सियासत। और ये जलसा किस कदर कामयाब था, इसका अंदाज़ा तो आप अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जलसा किस कदर कामयाब या किस कदर नाकाम गुजरा है। और ये मैं नहीं कह रही, इनके अपने लोग जो इनके मिट्टी को भी सोना बनाकर पेश करते हैं, गुल बुखारी की बात कर रही हूँ, उन्हीं की ट्वीट्स देख लीजिए कि वो इस जलसे को जलसी करार दे रही। तो ये थी वो नाकामी, नाअहली और नालायकी जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में किया था। बाकी पीडीएम की रही सही जान कैसे निकलती है ये आप आने वाले दिनों में खुद ही देख लीजिए।
इसके अलावा मरीम नवाज़ की दादी का इंतकाल और मरीम नवाज़ को मंसूर अली खान को दिया गया इंटरव्यू, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।